जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो है कक्षा 8वीं इतिहास का अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। अब यहाँ पर देसी जनता जो है ना, उसको एक सेमी कॉलम के अंदर डाल रखा है। इसका एक मतलब है, अंग्रेज जो है देसी जनता हम लोगों को कहा करती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि हम लोग सभ्य नहीं हैं, हम लोग शिक्षित नहीं हैं। बेशक हम कितने भी पढ़े लिखे हों, पर वो मानते थे कि हम शिक्षित नहीं है। वो मानने का उनकी अपनी एक मेंटेलिटी थी, ठीक है, उनकी अपनी एक सोच थी, उसको हम इस अध्याय में समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हिस्ट्री पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, आप पिछले चैप्टर जो हैं वो अगले चैप्टर से रिलेटेड होते ही हैं। तो इसमें भी देखो वही बताया गया है कि पहले के अध्यायों में आपने ये देखा है, ये पढ़ा है कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े थे। हम यही पढ़ते आ रहे हैं 8वीं क्लास की इतिहास की किताब में। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों के साथ विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े, क्योंकि अब तक हमने सबके बारे में पढ़ा, विद्यार्थियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो इस अध्याय में हम विद्यार्थियों के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय का नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है, उनका एक कल्चरल एजेंडा भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। कहने का मतलब है हमारे भी रीति रिवाज में कुछ गलतियां थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। ठीक है, वो इसको मानते थे कि इन्हें चेंज करना पड़ेगा। और देसी समाज, देसी लोग यार वो होते हैं जो अपने ही रहन सहन में रहते हैं, वो ना मतलब बदलते वक्त को अपनाते नहीं है। ठीक है, जैसे आप भी जाओगे अपने गाँव में तो वो लोग क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं यार ये लोग देसी हैं। मतलब वो वैसे ही रहेंगे, सुबह से शाम तक वो उसी तरह के कपड़ों में, है ना, उसी तरह के काम करते हैं। खाली बैठेंगे तो इधर उधर जो है अपना पत्ते खेल लिए, कुछ कर लिए, खैनी लटा लिया, यही रहता है उनका। इसको बोलते हैं देसी लोग। उनको सभ्य बनाना बहुत जरूरी है, वो ये लोग मानते थे। इसके लिए कौन से बदलाव लाने जाने थे, यानी कौन से बदलाव वो लोग करने वाले थे अंग्रेज, क्योंकि बदलाव तो भाई वो करते ही आ रहे थे, है ना। भारतीयों को शिक्षित यानी कि सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों से कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। मतलब वो पहले से नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था कि ये सब कुछ कैसे चेंज होगा, बट फिर भी उन्होंने कोशिश की और इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही कि भारत के अंदर जो है किस तरह की शिक्षा नीति को लाया जाए, किस तरह के परंपराओं को यहाँ पर बंद किया जाए, किस तरह की परंपराओं को यहाँ पर चेंज किया जाए, किस तरह के रीति रिवाजों को बंद करके उसको कुछ और बनाया जाए, या फिर कुछ और रीति रिवाज यहाँ पर डाले जाए। तो हम इसी को पढ़ने वाले इस अध्याय में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाकी आप लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके और हम मिल करके जो है एजुकेशन को, पढ़ाई को काफ़ी आगे तक लेके जा सके। तो चलिए टॉपिक हमारा शुरू होता है। पहला ही टॉपिक आता है हमारा, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे। देखो, मॉडिफिकेशन होगा यानी कि उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, ये सब कुछ बात की बात है। पहले तो ये है कि वो शिक्षा का मतलब समझते क्या थे। ऐसा नहीं है पूरे विश्व को शिक्षा हमने दी है, कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में सबसे पहले शिक्षा भारत के अंदर आई थी। उसके बावजूद अगर अंग्रेज ये बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके लिए शिक्षा की जो परिभाषा है वो हमसे अलग है। उसी की इसमें बात की जा रही है। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने पढ़ाने की चीज़ें जो है यहाँ पर चेंज की गई। जो आज हमें लग रहा है ना कि यार शिक्षा इतनी आसानी से सबको मिल जा रही है, वो इतना आसान नहीं रहा था कभी भी। ठीक है, यहाँ पर देखो विलियम जोन्स की बात की जाएगी प्रचार्यवाद की परंपरा के अंतर्गत। तो विलियम जोन्स की यहाँ पर फोटो है जो फारसी भाषा यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, और भाषाविद वैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो नई नई भाषाओं को सीखता है या नई नई भाषाओं का जानकार होता है। मतलब उसको एक से ज़्यादा भाषा आनी चाहिए और वो अभी भी उसका विद्यार्थी हो। तो सन 1783 में विलियम्स जॉन के नाम से एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। मैंने बताया आपको भाषाविद क्या होते हैं।
ठीक है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज दोनों का ही अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो कुल मिलाकर के 6 भाषाएं इन्होंने यहाँ पर सीख ली। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। देखो, इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए किसी भी उम्र में अगर चला जाए वो अपने जीवन के, बट सीखना उसे बिल्कुल भी बंद नहीं करना। तो देख रहे हो आप, एक के बाद एक कितनी भाषा उन्होंने सीखनी शुरू कर दी। और भाषा सीखने के साथ साथ जो है उसका वो उससे रिलेटेड किताबों को भी पढ़ना शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। मतलब उनका ये था कि केवल वही वो व्यक्ति नहीं थे जिनको अलग अलग भाषा सीखनी है, बल्कि बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी थे जो अलग अलग तरह की भाषा जो है सीखना चाहते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉलडेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने लगे थे। इनकी फोटो यहाँ पर आप देख सकते हो। थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये रहे हेनरी टॉमस कॉलब्रुक, ठीक है। वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। मतलब इन्होंने यहाँ की किताबें पढ़ी और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। हम कहाँ तक पहुंच गए थे भाई? यहाँ तक, नेथलियन हॉलहेड सॉरी, है ना, और कोलब्रुक, ये दोनों के दोनों जो है संस्कृत और फारसी भाषा सीख करके उसको, उसमें लिखी किताबों को अंग्रेजी में अनुवाद करने लग गए थे। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। साथ ही साथ इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। एक एक नंबर के सवाल हैं आपके सीटेट के लिए यहाँ पर, ठीक है। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों ही प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत ही जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता था और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। देखो, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुओं और मुसलमानों का राज रहा है और अब भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग रहते हैं। अब ये लोग जब राज कर रहे थे तो इनको दिक्कतें आने लगी, तो इन्होंने क्या करा ना, उस टाइम की किताबें पढ़नी शुरू कर दी जिस टाइम पर हिंदू और मुसलमान राज किया करते थे यहाँ पर। इससे क्या हुआ, इनको ये समझने में आसानी मिली कि उस टाइम पर किस तरह की चीज़ें जो हैं, किस तरह का वातावरण जो है यहाँ के लोगों को मिला हुआ था। तो इन्होंने उससे सीखा और कहा कि हमें भी उसी तरह का वातावरण यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद करेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत में लुप्त वैभव को समझने में मदद करेगी। यही होता है एजुकेशन यार। एजुकेशन की सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि वो, जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जो आप अभी पढ़ रहे हो, इसको पढ़ने से आपको ये चीज़ें पता चल रही है कि किस तरह से आपको ये चीज़ें मिली हैं यहाँ पर। मतलब आपको आज जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, जो भी आज़ादी आपके पास है, ये ऐसे ही नहीं आ गई है। इसके लिए बहुत लोगों ने जो मेहनत की है वो सब कुछ आप इन किताबों के ज़रिए पढ़ पा रहे हो। तो इनका ये मानना था कि उनकी किताबों को पढ़ के अंग्रेजों को भी फ़ायदा होने वाला है, जो भारतीय संस्कृति को जान पाएंगे, और भारतीयों को भी फ़ायदा होगा कि वो अपनी पुरानी संस्कृति को, पुराने वैभव को, जो अब लुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसको ये समझ पाए, देख पाए। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की ही भूमिका निभा रहे थे। अभिभावक और मालिक दोनों ही बन चुके थे भारतीय संस्कृति के लिए। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहित यहाँ पर करना चाहिए। मतलब अपने कल्चर को नहीं, बल्कि भारत के ही जो कल्चर है, जो भारत की ही किताबें हैं, उसी को यहाँ पर आप क्या करो, पढ़ाना शुरू करो।
वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाए, मतलब स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज यहाँ पर खोली जाए। इन अधिकारियों का ये मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं, मतलब वही किताबें पढ़ाओ जो इनकी है। ठीक है, उन्हें अनजान विषय, जो अनजाने विषय हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते, उनकी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, देसी जनता मतलब हमारे यहाँ के मूल निवासी, उनका दिल जीत सकते थे जब केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा के आदर की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब अगर ये दिल जीत लेंगे कि क्या करके, भारतीय लोगों को यानी मूल भारतीय लोगों को यहीं की किताबें, यहीं के ग्रंथ पढ़ा करके, यहीं के कुरान वगैरह पढ़ा करके, तो ये लोग उनका दिल जीत सकते हैं। तभी जो अजनबी शासक है हमारे लिए ये लोग, तो हम जो प्रजा हुई इनकी, हम इनका आदर सत्कार कर पाएंगे। ठीक है, अब यह है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा भी खोला गया। अब मदरसा क्या होता है, तो सीखने का स्थान होता है जहाँ पर अरबी भाषा सिखाई जाती है, या किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्था हो सकता है जहाँ पर क्या सिखाई जाए, अरबी भाषा। तो मदरसा इन्होंने खोलना शुरू कर दिया जहाँ पर 1781 में, जहाँ पर अरबी, फारसी और इस्लामी कानून जो है, यानी शरिया वगैरह वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, हम ये पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे फिर ये देखेंगे इसके बारे में। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, बनारस हिंदू कॉलेज। ठीक है, BHU, बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय है, ये बहुत ही नामी है। इसकी स्थापना 1791 में अंग्रेजों ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कह रहे यहाँ पर बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और भारत का शासन चलाने में यहाँ पर मदद मिल सके। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे, कुछ थे बट कुछ नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्रचारवादियों के कटु आलोचक भी थे। प्रचारवादी वही लोग हो गए जो वहाँ की भाषा सीखते हैं जगह जगह जा करके, और वो ये कहते हैं कि लोग जिस भी भाषा में रहते हैं, जिस भी सभ्यता में रहते हैं, जिस संस्कृतियों में रहते हैं, जिन रीति रिवाजों में रहते हैं, उनको वही चीज़ सिखानी चाहिए, दूसरी नहीं। ठीक है, तो प्रचारवादी एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं। इनका मत यही था कि जो लोग जिस रीति रिवाज को मानते हैं उनको वही पढ़ाना चाहिए और कुछ नहीं। बट सारे अफसर जो हैं इससे खुश नहीं थे। अब ये देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग का एक स्मारक है यहाँ पर, रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830, अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर ये है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्रचारवादी किस तरह से सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है जो कि ये रही। ठीक है, जो प्रचारवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग तथा अन्य प्रचारवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वे कई बार केवल बोलियां समझते थे। वर्नाकुलर का नाम दे दिया, मतलब ऐसी भाषा जिनको समझते थे कि यार ये भाषा नहीं, केवल एक बोली है, उसको बोला गया वर्नाकुलर। स्थानीय रीति रिवाजों और कानून के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या के में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान की संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार का शिला होने वाली है, आधार होने वाली है। तो 1791 बनारस हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना करी वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, अब मुंशी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना जानता हो। ठीक है, उसको मुंशी बोलते हैं। और वर्नाकुलर एक शब्द आया था, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेज के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया करती थी। ठीक है, पूर्व की जघन्य गलतियां, क्या क्या गलतियां रही वेस्टर्न की, ईस्टर्न की, उसकी बात हो रही है। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्रचारवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। मतलब उनका यह मानना था कि भाई प्रचारवादी जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। मतलब हम लोग जो है, हमारे पास जो ज्ञान है वो गलत है और ये साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे कि नासा भी हमारे को ग्रहण का टाइम बताता है और ये वही टाइम होता है जो हमारे को शक संबंध की किताब या कैलेंडर बता देती है। तो इनका ये मानना है कि नासा जो है साइंटिफिक है, तो भाई इसका ज्ञान सही है, लेकिन हमारी जो किताब है, जो ग्रंथ लिखे हैं वो सही नहीं है।
ठीक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। ठीक है, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्रचारवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। अब ये जेम्स मिल पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, है ना? अगर आप इनसे रिलेटेड कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि जेम्स मिल का नाम यहाँ पर आया है, कुछ इसने किया था। ठीक है, तो ये जो है प्रचारवादियों पर हमला करने वालों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान देना जरूरी है। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। मतलब ये कहते हैं कि हमारे ग्रंथों को नहीं पढ़ा करके हमारी वेस्टर्न की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे उन्होंने कंपनियां बना ली थी बड़ी बड़ी, ये सब मेंटेलिटी कैसे आई, और उन्होंने जो जितने भी उस वक्त काम किए उन्होंने, है ना, उस सब को चाहते थे कि जो साइंटिफिक काम किए थे वो ये चाहते थे कि उसको पढ़ाया जाए ताकि यहाँ के लोग आगे मॉडर्नाइजेशन को समझ पाए। 1830 के दशक तक प्रचारवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ये लॉर्ड मैकाले की बात हो रही है, इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर। ये लॉर्ड मैकाले वही है जिन्होंने ये बैठा हुआ व्यक्ति जिन्होंने हमारे यहाँ की शिक्षा नीति को बनाया है। आज जो हमारे भारत में शिक्षा नीति चल रही है ना, ये पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी क्लास, ये सब इसी ने बनाया है। ठीक है, तो इसका ये मानना था कि एक यूरोप का जो एक पुस्तकालय है ना, उसका केवल एक खाना, मतलब एक खांचे में जो पुस्तक रखी हुई जो ज्ञान है वो समूचे हमारे देश, हमारे अरब और हमारे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्रचारवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवश्यक पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया कि ये चाहते थे कि भाई अंग्रेजी भाषा सिखाई जाए। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियां पढ़ने का मौका मिलेगा जो कि उनके वहां पर लिखी गई थी। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। देखो, प्रचारवादी भी अपनी जगह बहुत सही थे। जो ये लोग कह रहे थे कि भाई उनको उन्हीं की लोकल चीजें पढ़ाओ, उन्हीं के बारे में ज्ञान दो। ठीक है, तो प्रचारवादी भी अपनी जगह ठीक थे, मैकाले भी अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि अगर मैकाले ये बात नहीं कहेंगे तो हम लोग नई चीजें नहीं सीख पाएंगे, हम देश विदेश में हो रहे परिवर्तनों को नहीं समझ पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। बट थोपना गलत चीज थी। ठीक है, आगे देखिए, मैकाले ने मिंटस यानी कि विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी की जो है उच्च शिक्षा, अंग्रेजी जो है वो उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। मतलब अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है। और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्रचारवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन ना दिया जाए। मतलब मदरसा जो कलकत्ते में खोला गया था और बनारस में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, कह रहे ये जो प्रचारवादी संस्था है इसको आप प्रोत्साहित मत करो, बल्कि आप क्या करो, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को कंपलसरी कर दो। इन संस्थाओं को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। मतलब क्योंकि अब इनको देखो, सरकारी पैसा तो इनको देना बंद कर दिया गया। अब इनका ये था कि इतने बड़े बड़े संस्थान ये खुले हुए हैं, सरकारी पैसा मिल नहीं रहा तो चलेंगे कैसे, तो भाई लोग फीस लेंगे, ये उसी फीस से चलाएंगे और तो कुछ करेंगे नहीं। तो उन्हीं में बोला गया कि अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर कि जो धीरे धीरे जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे, कह रहे इनकी संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी। तो लॉर्ड मैकाले ने देखा आपने किस तरह से जो है अंग्रेजी को भारत में इम्प्लांट कर दिया। आप एक ज्ञानियों की भाषा इस कॉलम को देखते हैं, उसके बाद व्यवसाय के लिए शिक्षा देखेंगे। अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक जानकारियां होती है और ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी है कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का इसमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने अपना तर्क दिया था कि भाई भारत में जो बोली बोली जाती है वो असल में वैज्ञानिक भी नहीं है
उसमें अच्छी जानकारी भी नहीं होती साहित्य की, तो इनको बंद करना चाहिए और इसको आप ठीक भी नहीं कर सकते हो। और अगर आपने ठीक करने की कोशिश करी तो बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है। ठीक है। और ये इस तरह की बोली है, इतनी रूखी है कि बाद में ना इसमें किसी चीज़ का अनुवाद भी किया नहीं जा सकता। अब है व्यवसाय के लिए शिक्षा, कि शिक्षा जो है किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाती है व्यवसाय के लिए, काम के लिए। तो उसको देखते हैं हम यहाँ पर कि क्या बताया गया है। कहा यह जा रहा है कि 1854 यानी कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड की नीति पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्रचारवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी क्या करा गया 1854 के अंदर, जब वुड्स डिस्पैच आया यानी कि वुड की नीति पत्र आया है भारत के अंदर कि भारत में शिक्षा नीतियां किस प्रकार से होगी, तो वहां भी प्रचारवादी ज्ञान को जो है मना किया गया है, इसको प्रोत्साहित करने से मना किया गया और इसकी जगह पर यूरोपीय शिक्षा को जो है प्रोत्साहित करने की बात की गई है। और साथ ही साथ में इसमें व्यवहारिक लाभ भी बताए गए हैं कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं, मेरिट्स क्या हो सकते हैं। आगे बोला गया है कि इस दस्तावेजों में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया है। आर्थिक मतलब पैसे वैसे से रिलेटेड, व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर। उसके मुताबिक क्या है कि यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएंगे और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। ये उनकी मेंटेलिटी। तो कहीं ना कहीं सामान बेचना, कहीं ना कहीं व्यापार को क्रिएट करना, ये भी उनकी मेंटेलिटी रही थी। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व की साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा गया था, बल्कि यह लोगों ने ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। मतलब उन्होंने ये बोला साथ ही साथ कि जो हमारी यानी कि पूर्व की जो साहित्य है, जो हमारी किताबें हैं, ये इतनी बेकार हैं, इतनी गलतियां हैं इसके अंदर कि इसको पढ़ने के बाद ना ही हमारे यहाँ के लोगों के अंदर काम करने का या उसकी जिम्मेदारी आने वाली है, ना ही समर्पण भाव पैदा होगा यहाँ पर कि काम के लिए समर्पित हो जाए, और ना ही शासन के दौरान जो शासन कर रहे हैं लोग उनके प्रति जो है ये वफादार हो पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। यहाँ पर शिक्षा विभाग बना दिए गए अलग अलग। ठीक है, तो क्यों बनाए गए? क्योंकि सरकार का सीधा नियंत्रण इस पर स्थापित हो जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, 57 की क्रांति अध्याय 5 में हमने पढ़ा, कह रहे जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही जो है विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। यानी कि ये सभी विश्वविद्यालय 57 की क्रांति के दौरान ही बन रहे थे। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के भी प्रयास किए जा रहे थे। मतलब जो लोकल स्कूल्स थे उसमें भी चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि हायर एजुकेशन के लिए आपको इंग्लिश बोलनी बहुत जरूरी है। यूरोपीय शिक्षा को यहाँ पर डालना जरूरी पड़ गया था। उसके एक जो है आर्थिक लाभ भी था, वो समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई। स्रोत 2 के अंदर वही बताया गया है कि यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क दिया गया है, एक लॉजिक है। देखो 1854 के वुड के नीति पत्र में प्रचारवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें क्या कहा गया, देखो क्या है कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी कि यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना, यही उसका मोटिव है। मतलब भारतीय ज्ञान को थोड़ा सा कम करना, थोड़ा थोड़ा करके कम कर देना और यूरोपीय ज्ञान को यहाँ पर इम्प्लांट कर देना, यही उनका मेन मोटिव था। अब देखो 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय कितना कैसा लग रहा है। उस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बन रहा था, क्योंकि 57 की क्रांति भी चल रही थी। और देखो कितना बड़ा विद्यालय है ये। ठीक है, और भी होंगे यहाँ पर। शिक्षा नीति की मांग, नैतिक शिक्षा की मांग। यहाँ पर स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम्स कैरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया हमारा कि नैतिक शिक्षा की मांग, मोरल एजुकेशन, की व्यक्ति को ना मोरल एजुकेशन भी देनी बहुत जरूरी है। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों में
व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। अब देखो यहाँ पर ईसाई शिक्षा को यहाँ पर इम्प्लांट करने की कोशिश की जा रही है। क्या तर्क दे करके कि भारत में या भारत के जो लोग हैं या लोगों के अंदर नैतिक चरित्र, उनके जो मोरल कैरेक्टर है उसको सुधारने के लिए ईसाई शिक्षा देनी जरूरी है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जो है उसको शक की नजरों से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों का भड़का सकती है, तो उन्होंने इसको चेंज करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो नैतिक शिक्षा के अंदर क्या बोला, इन्होंने बोला कि नैतिक शिक्षा लोगों के चरित्र को सुधारती है और उसके लिए ईसाई शिक्षा देना जरूरी है, ना कि इनके मूल शिक्षा को। तो मदद भी मिली इनको, सब कुछ सही भी चल रहा था। लेकिन 57 की लड़ाई के बाद क्या हुआ, क्योंकि 57 की लड़ाई बहुत भयंकर हो गई थी, विद्रोह बहुत तगड़ा हो गया था वहां पर, तो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि सामने से जो है मदद करना मना कर दिया, बंद कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, ये कह करके कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, उसको जो आप इस तरह से काम करें, मतलब स्थानीय लोग अपने रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं से जुड़े होते हैं। अगर आप इसमें मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे तो, क्योंकि अभी जस्ट एक 57 की लड़ाई इतना बड़ा चल रहा है और हो ही रही है, जिसमें भयंकर जो है विरोध दिखाया अंग्रेजों के खिलाफ, तो इनका ये था कि भाई अगर हमने फिर छेड़खानी करने की कोशिश की तो जो लोकल लोग हैं ना वो भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे और ये उसको भड़का भी सकती है, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक और कलकत्ता के पास हुगली नदी के पास एक सेरामपुर कॉलेज है, ये चित्र नंबर 7। ये उस टाइम की बात हो रही है, 1857 की बात है ना। अब तो ये हो गया, विश्वविद्यालय वगैरह उन्होंने खोले, सब कुछ हुआ, पर साथ ही साथ स्थानीय पाठशाला जो लोकल स्कूल थे, कह रहे उनमें क्या हुआ था। देखो चित्र नंबर 8 आपको यहाँ पर दिख रहा है, कह रहे ग्रामीण पाठशाला है। यह फ्रांसवा साल्विस नामक डच पेंटर द्वारा ये चित्र बनाया गया है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है कि लोग देखो किस तरह से बैठे होते हैं, किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अब देखो क्या है कि स्थानीय पाठशालाओं को क्या हुआ, विश्वविद्यालय खोल दिए गए, उस शिक्षा नीति जो है उसमें चेंजेस करनी स्टार्ट कर दिए गए, लेकिन जो स्थानीय पाठशाला थी, छोटे मोटे स्कूल थे, उसमें क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका हुआ क्या, यानी कि उस टाइम पर अगर स्कूल था तो जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो क्या हुआ उस स्कूलों का, उसी की इसमें बात की जा रही है। तो यह है कि विलियम्स एडम की रिपोर्ट, यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार हुई है कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम्स एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कहाँ कहाँ गए भाई, ये गए बंगाल और बिहार, ठीक है। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार किया वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प थी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने बोला कि जब आप लोकल स्कूल्स में जाओ, जगह जगह घूमो और देखो कि वहाँ पर स्कूल में किस तरह से पढ़ाई की जाती है और क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है वहाँ का। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी, तो देखो कुछ इस प्रकार है कि एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं, 1 लाख से ज्यादा स्कूल हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र में थे, मतलब छोटे छोटे स्कूल थे, इसमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी, यानी कि 20 लाख से भी ज्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो गुरु स्टार्टिंग की बात हो रही, तो सोचो लाख लाख स्कूल थे हमारे पास तब। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों की स्कूल से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, मतलब फिक्स नहीं थी। जो ठीक ठाक थे वो दे पा रहे थे, जो गरीब थे वो कम दे रहे थे, जो नहीं थे, जिनके पास नहीं था पैसा, वो फ्री में पढ़ रहे थे।
छपी हुई किताबें नहीं होती थी, उस टाइम की बात हो रही है। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां बिल्कुल भी नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता था, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लगाने का कोई भी इंतजाम नहीं था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी यानी कि पीरियड जैसा कोई भी चीज नहीं थी। जब जो आएगा वो वैसे पढ़ाना शुरू कर देगा, जब मन करेगा पढ़ाएगा। कोई एग्जाम नहीं। आप भी यही चाहते हैं कि आपका कोई एग्जाम ना हो जैसे कि हर साल होता है। तो उस वक्त कोई एग्जाम नहीं था, कोई अलग से जैसे एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो, कोई क्लास ऐसा क्लासरूम वगैरह कुछ भी नहीं था, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं। कोई स्कूल की अलग से बिल्डिंग नहीं, अपने घर के बाहर बिठा के पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसी बात थी वहाँ पर। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाव में ही चल रही थी, तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनकी माँ बाप की आमदनी से तय होती थी, अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी, मतलब निश्चित नहीं थी। शिक्षा जो थी वो मौखिक थी, क्योंकि छपी हुई किताबें तो थी नहीं, कॉपी वॉपी हुआ नहीं करती थी, तो शिक्षा मौखिक होती थी। और क्या पढ़ाना है या विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। मतलब पूरी तरह से जो है ये टीचर ओरिएंटेड क्लासेस हुआ करती थी। ठीक है, विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग तरह से बात कर लेते थे, ये बात थी, पर बच्चे बैठते एक ही साथ थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है, क्योंकि वो लोग उसी में ढलते आ रहे थे। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के सभी बच्चे जो है प्रायः खेत में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकलने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू कर दी जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार ये लोकल लोगों के लिए तो ये चीज़ बिल्कुल ही सही है, लेकिन हाँ आपको अगर प्रोफेशनली पढ़ना है, आगे पढ़ना है, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको प्रॉपर एक फीस देनी पड़ेगी। ये उन्होंने तो अंग्रेजों ने तय कर ही रखा था। पर चेंजेस तो आने थे ही, है ना। तो ये हुआ कि नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, कि हायर एजुकेशन की, और उनका मोटिव था कि लोकल तो चलो जो भी ले रहे हैं, बट हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है वो देखना चाहते थे वो। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। स्थानीय पाठशाला जो लोकल गांव में चल रहे थे, ठीक है, उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया इतना ज्यादा, कोई दखल अंदाजी नहीं की। बल्कि जो हायर एजुकेशन थे उसमें वो लोग बहुत ही ज्यादा दखल अंदाजी करते थे। 1854 के बाद कंपनी ने देशीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जाने थे। मतलब पूरी तरह से रिफॉर्म नहीं करेंगे, पूरी तरह से चेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो ऑलरेडी नियम कानून बने हुए हैं उसी में थोड़े थोड़े से चेंजेस करने शुरू कर देंगे। कंपनी ने एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। ये वो चाहती भी थी। जैसे आज के टाइम में आपकी जो पाठशाला है वो व्यवस्थित है, आपको सुबह 8 बजे जाना है, 2 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, सेट है। पहले की तरह नहीं है कि जब मर्जी चले गए, जब मन कर रहा तब वापस आ गए, या जब गुरु का मन कर रहा है, उसका मन कर रहा है रात के 10 बजे छोड़ने का तो रात के 10 बजे छोड़ रहा है, उसका मन कर रहा है अपने घर का काम कराना तो अपने घर का काम करा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कह रहे इसके लिए क्या किया जा सकता था, यानी कि नए दिनचर्या, नए नियम जो बनाने थे, जो व्यवस्थित व्यवस्था बनानी थी, उसके लिए क्या किया जा सकता था। कंपनी ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना था और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं, मतलब टाइम टेबल बनाए किस समय पर क्या पढ़ाया जाएगा। अब अध्यापन पुस्तकों पर आधारित होगा, मतलब अब मौखिक नहीं होगा बल्कि पाठ्य पुस्तक होंगे उसके। और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाएं की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। मतलब ये 1854 से जो है एग्जाम होना शुरू हो गया। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, मतलब फीस फिक्स कर दी गई है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। आज के टाइम में जो आपको स्कूल में जो ये दिख रहा है ना कि आप जो स्कूल के लिए आज कर रहे हो, वो तब इन्होंने करना शुरू कर दिया था। उसी का नतीजा है कि आज भी स्कूल जो है इसी प्रकार से चलता है। उसका नियमित शुल्क, नियमित टाइम टेबल, कक्षा में नियमित जाना और नियमित सीट जो है उसकी बना रखी है। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो नए नियम मानेंगे, जो भी स्कूल वाले ऐसे होंगे जो नए नियम मानेंगे, उसको भाई सरकार के द्वारा पैसा मिलेगा, फंडिंग मिलेगी। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थे, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता जो है बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियम से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। क्योंकि भाई जब मदद मिलने लगेगी गवर्नमेंट की तरफ से तो वो चीज ज्यादा फलेगी, सीधी सी बात है। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसान के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे। क्यों? क्योंकि कटाई बुनाई के टाइम में वो लोगों को छुट्टी मिल जाती थी, फिर वो आ जाते थे।
ठीक है। क्योंकि उनकी समय सारणी काफी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएंगे, मतलब वो छुट्टी नहीं मार सकते। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेती में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी कि बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता, उसका नाम काट दिया जाता था। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत स्टार्ट हो गई। अब राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची को पढ़े उससे पहले हम यहाँ अरविंद घोष जी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि चित्र नंबर 9 में बताया गया है कि अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे यानी कि मुंबई में अपने एक सब भाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहित्यिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने के बाद यथासंभव रोजगार पा सके। निचोड़ करके अगर बात बोली जाए तो इनका ये कहना था कि प्रचारवाद यानी कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, प्रचारवाद की बात रखी इन्होंने। फिर जो प्रचारवाद के विरोधी थे, जो ये कहा करते थे कि नहीं, यूरोपीय शिक्षा जो है, यूरोपीय वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में इंडिया को पढ़ाना चाहिए ताकि लोग यहाँ के मोटिवेट हो पाए, इन्होंने बोला कि हाँ वो भी सीखना चाहिए बिल्कुल, पर साथ साथ में आपको अपने मूल को ध्यान रखना है। आप जिस मूल से आते हो, आपके जो रीति रिवाज है उसको आप नहीं भूलोगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि कुछ ऐसी हस्तकला सीख लो, कुछ ऐसी कला सीखो कि जब आप स्कूल छोड़ो तो आप कुछ काम कर सको, कुछ रोजगार कर सको। तो ये बात सही है, आज के टाइम में भी ये लागू होती है। अब है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। राष्ट्रीय शिक्षा, जब पूरे देश में शिक्षा की बात की जाएगी, कह रहे केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रचार की शुरुआत पर, यानी कि व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा का आधुनिकीकरण कर सकती है, यानी कि पश्चिमी शिक्षा जो है ना भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई पश्चिमी शिक्षा भारत में आनी चाहिए। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ें वहीं पर हो रही थी। तो हमने सोचा कि हम क्या करें, मतलब अगर वहाँ से वो चीज़ें आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है हम उस चीज़ में पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उसको जाकर के जरूर से चेक कर लीजिएगा। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरोध में भी थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे जो पश्चिमी शिक्षा के विरोध में थे। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई वो क्या कहते थे, वो विरोध में क्या बोलते थे। अंग्रेज शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, ये मानना था, ये बात थी। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया है। मतलब आज भी के टाइम में भी ऐसा है ना कि जिसको इंग्लिश बोलनी आती है, जिसको इंग्लिश बोलनी और पढ़नी आती है अच्छा खासा, या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, वो जो हिंदी बोल रहे हैं, है ना, जो अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसको जो है ना वो हीन भाव से देखता है। ये मेंटेलिटी कहाँ से आई है? तो अंग्रेजी शिक्षा ने डाली है ना। अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे को सूट बूट पहनना सिखाया, सूट बूट में रहना, टाई में रहना सिखाया। तो जो बच्चे ऐसे रह रहे हैं, जो लोग ऐसे रह रहे हैं, जो ऊंचे स्तरों में रह रहे हैं, वो अपने से नीचे स्तर में जो अपने मूल तरह से रहते हैं, जो उनकी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो अपने लोकल कपड़े पहन रहे हैं जो उनके टाइम में पहना जाता है, उनको वो हीन भाव से देखते हैं। तो गांधी जी का यही मतलब था कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना दिया, अंग्रेज शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, हमारे मन में हीनता का बोध पैदा किया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। ऑब्वियस ही बात है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज्यादा श्रेष्ठ, इंग्लिश मीडियम का स्कूल ज्यादा श्रेष्ठ, इंग्लिश मीडियम ये, इंग्लिश मीडियम वो, सूट बूट पहनने वाला ऐसा, सूट बूट पहनने वाला ऐसा, ये श्रेष्ठ होता है। ये चीज कहाँ से आई है? ये अंग्रेज शिक्षा से ही आई है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है।
जब अंग्रेज हमें फिजिकली गुलाम नहीं बना पाई तो अंग्रेजों ने हमारे को एजुकेशन देकर के गुलाम बनाना शुरू कर दिया, मेंटल लेवल पे गुलाम बनाना शुरू कर दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हो, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए हैं। ये महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जी बैठी हुई है यहाँ पर। ठीक है, आगे है कि महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, उनके मतलब अंग्रेजी भाषा में नहीं देनी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, बुद्धि से, ठीक है, बुद्धि से अपाहिज बना देगी। मतलब समाज का एक पक्ष को हम ऊपर मानेंगे, एक पक्ष को हम नीचे मानेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपाहिज हो जाएंगे। ठीक है, उसने उन्हें सामाजिक परिवेश से काट दिया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। आज आप इंग्लिश में घर में बात करना स्टार्ट कर दो तो आपके मम्मी पापा ही बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, चल काम कर अपना बैठ करके, हमें मत सिखा, है ना। तो अजनबी वाली फीलिंग यहाँ पर आनी स्टार्ट हो गई है। तो यही मानसिकता अपाहिज की बात करी जा रही है यहाँ पर गांधी जी के द्वारा। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाली अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़े रहने के तौर तरीके भूल चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारी मूल भाषा थी संस्कृत, आज के टाइम में कौन ही पढ़ना चाहता है संस्कृत, है ना। बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश क्लासेस देखिए कितने चल रहे हैं, 3 महीने में अंग्रेजी बोलना सीखिए, 14 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखिए, 2 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखिए। लोग हजारों रुपए यहाँ पर देने को तैयार हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल्स जो है जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है वो बस पीछा छुड़ाना चाहते हैं संस्कृत से। तो ये गांधी जी इस चीज को समझ चुके थे उसी वक्त। महात्मा गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा जो है कुछ नहीं की जाती। कहना ये का मतलब ये है कि मौखिक शिक्षा तो दी नहीं गई है, उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है लिखित शिक्षा दी जा रही है, और पाठ्य पुस्तक पर तो काफी ज्यादा जोर है कि आप किताबों में से पढ़ो, ये पढ़ो, बट आपके व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक ज्ञान आपके अंदर नहीं आ रहा। मतलब आज के टाइम में भी कहना, लोग पढ़े लिखे अच्छा है पर उनको बोलना अच्छे से नहीं आता, उनको ये नहीं पता समाज में लोगों से बात कैसे करनी है। एक हाई क्लास बच्चे को उठा के लाओ, हाई क्लास बंदे को उठा के लाओ, वो है तो बहुत अच्छा, है ना, पढ़ा लिखा है, पर उसको ये नहीं पता जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, उनसे बात कैसे करनी है। वो ऐसे बात करेगा जैसे पता नहीं वो क्या है ना। तो इसी की बात की जा रही है कि व्यवहारिक ज्ञान जो है उसमें नहीं है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होता है, दिमाग और आत्मा दोनों विकसित होती है। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। गांधी जी ये मानते थे कि केवल पढ़ना लिखना अगर आपको आता है तो आप एजुकेटेड नहीं कहलाएंगे। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों ही विकसित हो जाते हैं। मतलब वो ये चाहते थे कि शिक्षा केवल किताबी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा जो है हाथ की कला भी होनी चाहिए। मतलब लोगों को कुछ काम करना आना चाहिए, कुछ कलाएं सिखाओ ताकि वो कुछ सीख पाए। जब हम कुछ सीखते हैं ना तो हमारा मस्तिष्क जो है ना और भी चीजों को समझने की क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है कि गांधी जी का एक हिस्सा है कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। मतलब अगर आप पढ़ चुके हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, आप पीएचडी करके बैठे हुए हैं, बट आपको बोलने का अगर आता नहीं है, आपको कुछ करना नहीं आता, तो गांधी जी के अकॉर्डिंग वो शिक्षा नहीं है, आप साक्षर नहीं कहलाएंगे। तो गांधी जी ने लिखा था इसके अंदर कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत, यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में से ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। मतलब कुछ भी काम अगर हो रहा है आपके सामने तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है और ये किस लिए हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज बोली है यहाँ पर कि ये जो वाई एंड हाउ जो चीज होती है ना, कुछ भी आपके सामने घटित हो रहा है, जैसे सूर्य उगता है, सूर्य पूर्व में उग रहा है, तो आपको किसी ने बता दिया कि सूर्य पूर्व से उगता है, ईस्ट से उगता है, तो आपने मान लिया और आप अपने बच्चों को यही सिखा रहे हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सूर्य पूर्व से ही क्यों उगता है, जब इतने बाकी 3 डायरेक्शन भी है हमारे पास, उससे क्यों नहीं उगता, वो पूर्व से क्यों नहीं उगता। तो जब आप इस क्यों का आंसर ढूंढेंगे तो आप साइंटिफिक हो जाएंगे, आप उस चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए सूर्य जो है असल में पूर्व से उगता है। फिर आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा कि सूर्य तो असल में उगता ही नहीं है, सूर्य तो एक ही जगह है, पृथ्वी के घूमने की वजह से हमारे को दिन और रात देखने को मिलते हैं, है ना। और रात हम उस चीज को बोल देते हैं, यहाँ पर सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, सूर्य की चमक नहीं पहुंचती है, हम उसको बोल देते हैं रात, जहाँ चमक पहुंच जाती है उसको बोलते हैं दिन। तो ये क्यों और किस लिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए जो है गांधी जी साक्षरता के इस
दौर को, जहां पर केवल पढ़ाया जा रहा था, उसके ये खिलाफ थे। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के आमूल तौर पर अलग हो। तो ये गांधी जी की यहाँ पर मेंटेलिटी की बात की जा रही है। अब इसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर भी इसी तरह के व्यक्ति थे, ठीक है, वो भी इसके खिलाफ ही बैठे थे कि अंग्रेजी जो शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है वो इसके खिलाफ थे। तो चित्र नंबर 11 आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है, 1930 का ये टाइम पीरियड है। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। खुली जगह पर एक पेड़ के नीचे बैठ करके रविंद्रनाथ टैगोर जी पढ़ा रहे हैं, बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं इसकी स्थापना किसने और क्यों की? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। एक नंबर का आपका सीटेट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब की? 1901 में। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। उनका वहां पर दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी कोई काम नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे बिल्कुल भी तरह से, या ये मैं बोलूँ कि इंटरेस्टेड क्लासेस वहां पर नहीं चल रही थी। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन में कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। मतलब टैगोर को यह सोचने में मजबूर किया कि शिक्षा में अरुचि का क्या मेन कारण हो सकता है। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रहें, वहां वे मुक्त और रचनाशील हो, मतलब क्रिएटिव हो, फ्री हो, क्रिएटिव हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई नई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, मतलब टीचर के लिए भी उन्होंने बोला कि टीचर जो है ना वो भी क्रिएटिव होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए उसके अंदर, कि वो इमेजिन करवा पाए, खुद भी करे और करवा भी पाए। बच्चों को समझते हो, टीचर जो है बच्चे को भी समझे, उसको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला बच्चा है, छोटी उम्र का है, तो आपकी बात एक साथ वो नहीं सुन लेगा। उनके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, है ना। जानने की चाह विकसित करने में मदद करनी चाहिए टीचरों को। मतलब टीचर वो नहीं होगा जो अपने ज्ञान को सामने वाले को एज इट इज उड़ेल देगा। टीचर बल्कि वो होगा जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और टीचर खुद एक स्टूडेंट होगा, बेसिकली इसकी इसमें बात की जा रही है। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुणों को मार देते हैं। चकित होना कहने का मतलब होता है जैसे कि अभी आप बच्चे को देखोगे ना, जैसे उसको कोई नई चीज दिखती है तो वो चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार ये ऐसे क्यों है। छोटा बच्चा कितने सारे सवाल पूछता है ना, अब पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से, बहुत सारे सवाल पूछता है। क्यों? क्योंकि वो रचनाशील होता है, वो बहुत ही क्यूरियस होता है अंदर से। उसके अंदर हर चीज को जानने की क्या होती है, वो होती है एकदम, मतलब जिज्ञासा होती है। तो बच्चे की ना उस जिज्ञासा को खत्म करने की ये पूरी कल्पना जो है वो थी, ये पूरा का पूरा संस्था जो था वो यही था। तो इसी के खिलाफ थे टैगोर। वो कहते थे कि बच्चे और बचपन ये अपने आप सीखने का टाइम है, बच्चे को छोड़ दो, वो सीखता रहेगा, वो सवाल पूछता रहेगा, तुम बस उसके सवालों को जवाब दो, उसी की तरह जवाब देना शुरू कर दो। इससे क्या होगा ना कि वो खुद ही चीज़ों को सीखेगा और धीरे धीरे जो है वो खुद डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। जो क्रिएटिव इसकी बात हो रही है कि क्रिएटिव एजुकेशन की जो बात हो रही है, जहाँ पर सृजन किया जाएगा, कुछ नई चीजें बनाई जाएगी, ठीक है, तो केवल प्राकृतिक परिवेश जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसी के अंदर हो सकता है। वो उसको किसी आर्टिफिशियल, किसी स्कूल के अंदर दीवारी के अंदर बंद करके नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया, जिसका नाम था शांति निकेतन। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी। शांति निकेतन का मतलब होगा निर्मल शांति, मतलब पूर्ण शांति है वहां पर, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। तो नहीं अपनाने का जो अंग्रेजों का जो वो था ना शिक्षा नीति, उसको नहीं अपनाने के अपने अपने रीजन थे और वो बहुत सही भी थे। आज के टाइम में इंक्लूसिव एजुकेशन में इस बात को रखा जाता है, ठीक है। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों वो टेक्नोलॉजी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। मतलब गांधी जी तो पूर्णतः पश्चिमी सभ्यता के आलोचक ही थे कि भाई ये तो पूरी तरह से नहीं आनी चाहिए, जबकि टैगोर आधुनिक
पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, जबकि टैगोर ये चाहते थे कि हाँ, पश्चिमी सभ्यता भी भारत में आनी चाहिए जो आधुनिक है, जिसमें और नई चीजें सीखने को मिलेगी, और भारतीय परंपरा की जो श्रेष्ठ चीजें हैं वो भी यहाँ पर है, और दोनों मिल करके जो है यहाँ की शिक्षा नीति को बनाए। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो देखो, कला, संगीत, नृत्य भारत की श्रेष्ठ चीजें, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है वो पश्चिमी सभ्यता से उन्होंने उठा लिया। तो ये वो मानते थे और ये सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत अच्छा उदाहरण शांति निकेतन में, मतलब आज का जो इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा है ये शांति निकेतन में टैगोर जी ने पहले ही शुरू कर दिया था। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बात बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह देखो चेंजेस आने लगे। अंग्रेज अलग चाह रहे हैं, गांधी जी अलग चाह रहे हैं, स्थानीय स्कूल अलग चाह रहा है, स्थानीय कॉलेज जो है वो अलग चाह रहे हैं, टैगोर का अलग मानना है। तो जब राष्ट्र की शिक्षा की बात होगी, जब पूरे देश की शिक्षा की बात होगी, तब सबके अंदर कन्फ्यूजन था कि इसको कैसे ठीक किया जाएगा, कैसे इसको बनाया जाएगा। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। ठीक है, और अभी भी जो है हमारी शिक्षा नीति बदल गई है, फिर से इस साल शायद लागू भी हो जाए, है ना। चित्र नंबर 12, कोयटुम्बर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे, 20वीं सदी का प्रारंभ है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, कह रहे 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवाद संगठित लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे, तो लड़कियों के लिए भी स्कूल यहाँ पर खोलना शुरू कर दिया। तो यह अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम अन्यत्र पढ़ेंगे क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं। सभ्य बनाना था ना भाई। देखो, सभ्य करने के लिए शिक्षा। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने पर आमतौर पर पूरी आबादी, जो पूरी की पूरी आबादी थी, उसके लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो काम करते हैं उनको बाल मजदूरी बोलते हैं। ठीक है, तो बाल मजदूरी जो है बहुत बड़े स्केल पर थी, इसलिए गरीब जो थे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज्यादातर स्कूल चर्च और रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे, इसलिए उनकी फीस भी बहुत ज्यादा थी। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। टॉमस आर्लैंड इस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 200 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत देते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूल में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि आप इन अध्यायों में पढ़ते जा रहे हो, तो अब जैसे जैसे अध्यायों में आगे बढ़ते जा रहे हो, वो अध्याय आपको कहीं ना कहीं पिछले किसी ना किसी अध्याय से जोड़ देती है। ठीक है, हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। आर्नल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है, यानी आप शास्त्रीय चीजें पढ़ेंगे तो दिमाग में डिसिप्लिन आएगा, शांत होगा दिमाग। वास्तव में उस काल के ज्यादातर शिक्षाविदों की यह मान्यता थी कि इस समय अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, उन्हें नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा, खासतौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। क्या बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों तथा औपनिवेशकों में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा? ये अन्यत्र के अंदर एक सवाल यहाँ पर बताया गया है। तो देखो, ये अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। कुछ चीजें इसमें एग्जाम से रिलेटेड हमारे को समझ में आई, पता चला। आगे जो है इसी से रिलेटेड चीजें चलेंगी, मतलब शिक्षा पर हम पहुंच चुके हैं तो आगे भी शिक्षा की ही बात की जाएगी अगले अध्यायों में, तो उसको जाकर के आप जरूर देखिएगा। ठीक है, लिंक तो नीचे आपको मिल जाएगा बॉक्स में, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। चैनल में एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है, वहां पर जाइए, आपको सभी चीजें वहां पर मिल जाएगी, तो उसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो कनेक्टेड रहिए, उससे ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, और 7वां अध्याय तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसमें देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, ये हमारा टॉपिक था। तो अच्छे से हमने समझा कि किस तरह से बदलाव किए गए और बदलाव की मूल जो थी वो क्या थी, मतलब मूल जरूरत क्या थी, क्यों बदलाव करने पड़े, और सब लोगों ने बदलाव को एक जैसे एक्सेप्ट नहीं करा, सबके अपने अपने मत थे। धीरे धीरे जो है लोगों ने कैसे उसको बनाया, आगे हम इसी को पढ़ेंगे। हम मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ,
चैनल को लाइक करना, मतलब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। हम आपसे फिर से मिलेंगे। जय हिंद।